हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे गणित का लेक्चर नंबर 5 और इसमें देखेंगे हम कि फलन क्या होता है। व्हाट इज फंक्शन, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ये कैसे फलन डिफाइन होता है, अच्छे से पूरे फील के साथ समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए, देखते हैं कि फलन क्या होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फंक्शन, फलन क्या होता है। फलन इंग्लिश में बोलते हैं इसे फंक्शन। देखते हैं क्या होता है। देखो फंक्शन में क्या होता है, जैसे हमने अब तक जिन जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने संबंध पढ़ा है, तो वो बच्चे पहले संबंध वाली वीडियो देख लें। केवल संबंध वाली, संबंधों के प्रकार वाली भले ही ना देखें। अगर आपको संबंध आएंगे तो आपको फलन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है फलन। फलन एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय ए से एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ। फलन कहलाता है, फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। देखो समझो ध्यान से क्या लिखा है इसमें कि एक संबंध होगा। ये पहली चीज तो संबंध तो है ही। हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि फलन एक संबंध है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कौन सा संबंध होगा जो फलन कहलाएगा, उसके लिए हमने लिखा है कि यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एफ ए से बी। एफ ए से बी मतलब कोई फलन है, उसका नाम रख दिया हमने एफ, और वो डिफाइन है कहां से, ए से बी में। तो ए से बी में संबंधित है, तो इस ए के सभी अवयवों में जितने भी अवयव इसके हैं उन सब का बी में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। ठीक है, एक और केवल एक संबंध होना चाहिए। वो ऐसा ना हो जाए कि ए के ज्यादा अवयव उससे जुड़ जाता है। देखो कैसे अभी समझ में आएगा, डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए से बी। ठीक, अब इसमें ऐसे समझो इसको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मान लो ए है और ये बी है, और ए का बी में हमने कोई संबंध लिया और उसे हम कहना चाह रहे हैं वो एफ है हमारा। तो ए बी सी डी, इसमें ले लिया हमने पी क्यू आर एस। तो ए का संबंध मान लेते हैं हम पी से है, बी का क्यू से है, सी का आर से है और डी का एस से है। तो ये हमारा कोई संबंध है। ये फलन है कि नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम ऐसे चेक करेंगे कि क्या ए के सभी अवयवों का, ए के जितने भी अवयव हैं उनका बी में प्रतिबिंब है। तो हाँ प्रतिबिंब है। क्या जो प्रतिबिंब है वो केवल एक है, या एक ही अवयव दो दो प्रतिबिंब बना रहे हैं, या एक ही अवयव के दो लोगों से संबंध है? नहीं है, ए का एक से, बी का भी एक से, सी का भी एक से और डी का भी एक से। तो सबका एक एक से और सभी का है, तो ऐसे संबंधों को हम फलन कहेंगे। ठीक है, और देखो ध्यान से एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो ए बी सी डी, कब नहीं होगा फलन, ये ले लिया मैंने पी क्यू आर एस टी। मान लो ए का पी से, ए का क्यू से, बी का आर से, सी का एस से और डी का। अब इसमें देखो, इसमें सारे के सारे जितने भी अवयव हैं इस ए में, वो सारे के सारे अवयव बी से संबंधित तो है, सारे के सारे के। लेकिन इस ए ने क्या किया, ए ने दो संबंध बना लिए। अगर किसी एक भी अवयव के उधर दो संबंध हो जाएंगे या दो से अधिक हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा फलन नहीं रहा, क्योंकि हमने कहा है कि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब तो हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, एक और केवल एक और केवल एक होगा तभी वो फलन होगा, नहीं तो फलन नहीं कहा जाएगा। तो ये हमारा फलन नहीं है। देखो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये एक मोहल्ला है
और ये एक मोहल्ला है, तो इस मोहल्ले से इसका जो संबंध है वो फलन कहा जाएगा अगर इस मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं उनकी केवल एक ही शादी, ठीक है, इनको एक ही शादी करनी है और इधर वाले जो है उनके पास फ्रीडम, वो कितनी भी करें कोई लेना देना नहीं, हो सकता है इनमें से किसी की शादी हो किसी की ना भी हो, ठीक है। तो अगर इस मोहल्ले में रहने वाले जो भी होंगे उनकी तो एक ही एक शादी होगी, ये ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही ए ने दो शादियां कर ली, अगर ए दो शादियां कर लेगा तो ये जो संबंध है वो फलन नहीं कहा जाएगा, अगर इनमें से कोई भी दो शादियां कर लेगा तो फलन नहीं कहा जाएगा। और अगर ऐसा हो गया कि इनमें से कोई एक छूट गया, इसकी शादी नहीं हुई, ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो जाएगा तब भी ये फलन नहीं रहेगा। तो इस मोहल्ले में जो भी है उनकी सबकी शादी होगी, तय है ये तो, और जो भी शादी होंगी वो एक ही एक हो सकती। और इसमें देखो क्या है, मान लो कि ये ऐसे नहीं, ये होता ही नहीं, हमारे पास ये होता, क्या अब ये फलन है? देखो क्या ए के सभी अवयवों के संबंध में? हाँ है, लेकिन सी ने क्या कर लिए, दो अवयवों से संबंध रख लिया, तो ये अब हमारा फलन नहीं रहा। मान लो ये डी ऐसे रहता, डी रहता और ये आर दो संबंध बना लेता, एस छूट जाता, तो इस वाले में इस बी में कोई छूट जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें कोई एक अवयव, देखो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है, ए से, कि ए के सभी अवयवों का होना चाहिए और बी में जो संबंध बने वो एक होना चाहिए। देखते हैं क्या सभी का है, ए का है, बी का, सी का, डी का, सबका है। क्या एक ही एक है, ए का एक संबंध, बी का एक संबंध, सी का एक संबंध, डी का एक संबंध, वो अलग बात है, एक ही से है। तो इस मोहल्ले में रहने वालों को सभी का एक ही एक संबंध है और इसमें रहने वालों के सब पास ये फ्रीडम है कि ये चाहे तो एक से अधिक संबंध इधर बना सकते हैं। तो ये तो बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। तो कौन से मोहल्ले में रहना है तुम्हें? हाँ, कई सारे लोग कह रहे हैं मैं इसमें रहूंगा, मैं तो, अरे इसमें रहोगे तो भैया हो सकता है कि तुम्हारी शादी भी ना हो, समझ रहे हो? अगर आपको मोदी जी की और योगी जी की तरह रहना है तो आप बिल्कुल रहिए, ठीक है, नहीं तो आप इसमें रहोगे तो इसमें तय है कि शादी तो होगी होगी। खैर छोड़िए, देखते हैं। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये हमारा संबंध है, ये संबंध हमारा फलन है और ये संबंध हमारा फलन नहीं है। और मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, उनसे और ज्यादा क्लियर होगा आपको। देखो देखो ये है हमारा कोई ए बी सी और ये बना पी क्यू आर, तो इसने इससे संबंध बनाया, इसने इससे संबंध बनाया, इसने भी इससे संबंध बनाया। क्या ये संबंध फलन है? तो इसमें प्रत्येक का, ये ए है और ये बी है, ए से बी में बताना चाह रहे हैं हम कि ये फलन है या नहीं है। तो अगर ए का एक संबंध, बी का एक संबंध, सी का एक संबंध है, क्या इन सबके संबंध है? हाँ है, सबके हैं, तो ये फलन है। मान लो कि अगर हमें ऐसा दे दिया जाए पी क्यू आर एस ए बी सी डी, ए का इससे, इसका भी इससे, इसका इससे और इसका इससे, क्या अब ये संबंध फलन है? हाँ अब भी है, क्योंकि सभी का है और सबका एक ही एक संबंध है, ठीक है। मान लो हमें ऐसा कोई एग्जांपल दे दिया जाए कि ए बी और पी क्यू आर एस, क्या अब ये फलन है? अब ये फलन नहीं है, क्योंकि इधर वालों के दो के संबंध किससे बन गए, मतलब एक के संबंध दो से हो गए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फलन f a से b में परिभाषित है तो हम ये, अगर कोई फलन है हमारा f और वो a से b में परिभाषित है तो हम ये कह सकते हैं कि a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, लेकिन b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब a के जो भी अवयव हैं वो इधर संबंधित होने चाहिए, लेकिन b के सारे इधर संबंधित हो ऐसा जरूरी नहीं है। और हम क्या कह सकते हैं यहां से निष्कर्ष निकाल के कि a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी, मतलब एक और केवल एक अवयव से संबंधित होगा, लेकिन b में रहने वाला जो भी है वो a के कितने भी अवयवों से संबंध बना सकता है, तो हम फलन कहेंगे, नहीं तो फलन नहीं होंगे। देखो हमने संबंध में क्या पढ़ा था कि संबंध के प्रांत क्या होते हैं, इसी एक एग्जांपल को लेके मैं चल रहा हूं, ठीक है। और इसको चलो दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल। मान लो ये है हमारा a और a b c d और ये है हमारा b, इसमें है p q r s t, तो a का संबंध इससे
RC बना दिया, ठीक है। तो ये भी फलन है, मैं ऐसे एग्जांपल लिया जो फलन हो। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रांत क्या होते हैं? प्रांत होते हैं इस पहले पहले में जितने भी अवयव होते हैं वो प्रांत होते हैं। जितने भी अवयव होते हैं का मतलब हमने पढ़ा था कि किसी संबंध में पहले पहले इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो F बराबर हमारा क्या होता है, जैसे हमने संबंध में पढ़ा है तो इसको लिखते हैं हम A, P, B, Q, C, R और D, R, ठीक है। तो इस तरह से लिखते, ये हमारा फलन है। अब ये फलन है तो ये हमने कार्तीय रूप में लिख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्रमिक युग्म है। तो इन क्रमिक युग्मों के रूप में अगर हमें दिया जाए तो प्रांत जो होता था वो होता था कि क्रमिक युग्मों के पहले पहले घटक पहले पहले ये है। अब तुम ध्यान से इस बात को समझो कि जो भी फलन हमारा होगा उसके सारे अवयवों का इधर कोई ना कोई संबंध होगा ही होगा। अगर इधर कोई ना कोई संबंध होगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो हमारा फलन होगा, फलन F, वो कहां से कहां होगा? प्रांत से तो परिभाषित होगा। और जो B होता था, F A से B लिखते थे, तो जो B है वही सहप्रांत होता था। अब ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा सहप्रांत है। तो जो फलन है वो कहां से कहां है? प्रांत से सहप्रांत। अगर कोई फलन है तो जो भी यहां पहले लिखा होगा वही उसका प्रांत हो जाएगा। मान लो हमारा कोई फलन है और F A से B परिभाषित है, मान लो यहां लिख दिया मैंने P से Q परिभाषित है, तो ये P ही हमारा क्या है? प्रांत है। अगर ये फलन है तो, अगर ये फलन नहीं है तो ये प्रांत भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी पहले पहले अवयव कौन कौन से हैं इसमें देखते हैं, प्रांत कौन से हैं। तो ये हमारा प्रांत इसका हो जाएगा A, B, C, D। और अगर कोई परिसर पूछे तो परिसर हम कहते थे कि द्वितीय घटकों को हम परिसर कहते हैं, दूसरे घटकों को। तो दूसरे घटक कौन कौन से हमारे? P, Q और R, सिर्फ यही तीन जिनसे संबंध बना है। और सहप्रांत कौन से? सहप्रांत हैं हमारे जो भी B में हैं। तो जो B में है वो कौन है? P, Q, R, S, T। वहां भी हमने लिखा था ऐसे कि जो हमारा परिसर होता है वो क्या होता है? परिसर उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का। मतलब जो भी अवयव सहप्रांत में होंगे उन्हीं में से परिसर आएगा, परिसर कहीं और से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है हमारी फलन की परिभाषा। अब मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चन लेता हूं और हमें ये देखना है कि ये हमारे फलन है कि नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें कि जो भी हम फलन समझेंगे, फलन के प्रांत निकालेंगे, फलन के परिसर निकालेंगे, तो यहां हम सारे के सारे फलन हम लेंगे वो वास्तविक मानी फलन लेंगे। ऐसा नहीं लेंगे कि हमारा कोई ऐसा मान आ जाए जो हो ही ना, जो काल्पनिक संख्या हो, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी हमारा डोमेन होगा, डोमेन मतलब प्रांत, वो हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत। जो भी हमारा परिसर होगा या सहप्रांत ले लो, परिसर या रेंज जिसे बोलते हैं, तो वो रेंज भी हमारी क्या होगी? सबसेट होगी वास्तविक संख्या का। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में ही होंगे, काल्पनिक संख्याएं नहीं आएंगी इसमें, ठीक है। तो काल्पनिक संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं। हम सारे के सारे फलन जो पढ़ेंगे वो सब वास्तविक मानी फलन होंगे, ठीक है। तो आप सबको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं, उनसे और अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे फिगर बना के तो दिया नहीं जाएगा, ठीक है। जब नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा फलन है या नहीं है, ठीक। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं साफ कर। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल सा, कि मान लो कोई fx हमें दिया है, f कोई फलन है, वो n से n में परिभाषित है, और fx इक्वल टू दिया हमें 2x, और पूछा जा रहा है कि ये फलन है या नहीं। हमें यही चेक करना है क्या ये फलन है या नहीं है। देखो कैसे चेक करेंगे। अभी मैंने ये जो नंबर लिए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं कि हमें एक एक संख्या मिलेगी। ये n से n मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित है। प्राकृत संख्या क्या होती है? n बराबर होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर संख्या नहीं पता है तो संख्या वाली वीडियो जरूर देखें, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक। तो f1 बराबर क्या आ जाएगा? मान लो हमने f की जगह पे 1 रखा, जब हम 1 डालेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। जब हम 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो ये समझ लो ये हमारा n है
और इधर भी n है, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 आता जाएगा। इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 आता जाएगा। ठीक है, अब एक का संबंध किससे, 2 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 6 से, ऐसे 4 का संबंध 8 से, 5 का संबंध 10 से, और उधर मिलता जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जितने भी अवयव आ रहे हैं उनके उधर कोई ना कोई संबंध है, और जितने भी हैं उन सबके हैं, और केवल एक ही एक है। तो एक का एक है, 2 का भी एक है, 3 का भी एक है, सबके संबंध कितने कितने, एक एक संबंध है, और अगर एक एक संबंध होगा तो हमारा ये फलन होगा। मान लो यही ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूं कि हमें दे दिया जाए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एफ एन से एन में परिभाषित है, फिर से सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो क्या ये हमारा संबंध फलन होगा। देखो देखते हैं, तो एफ ए से एन से एन, तो एफ वन बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2, ऐसे एफ टू बराबर क्या आ जाएगा 3, एफ थ्री बराबर क्या आ जाएगा 4 आता जाएगा। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, एक का संबंध 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, इसके सभी अवयवों के इधर कोई ना कोई संबंध बनेंगे, और इधर अगर कोई ना कोई संबंध बनेंगे तो ये हमारा संबंध भी फलन होगा। ये भी हमारा फलन है, ये भी फलन है, ये भी फलन है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो फलन है वाली बात आ गई, कब हमें नहीं मिलेंगे फलन। ठीक, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिए, मैं और एग्जांपल लेता हूं। ठीक, कुछ एग्जांपल देख ले रहा हूं मैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल रखे हैं इसमें, नोट कर लो एक बार। नोट कर लिया होगा आप सबने, मैं पॉज कर दे रहा हूं वीडियो। चलिए साफ कर लिया, देखते हैं और क्या क्या हमें एग्जांपल लेके चलने हैं। चलिए देखो, मान लो यही n से n डिफाइन है, और यहां एफ एक्स बराबर आ जाए x माइनस 1। अगर x माइनस 1 आएगा तो इधर 1 2 3 4, अब तक इतना तो पता चल ही गया होगा कि कैसे मान निकाल रहे हैं हम। तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 0, जो कि यहाँ है ही नहीं, ये n है ये भी है, तो 0 है नहीं तो 1 का कोई संबंध नहीं होगा। 2 का 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 4 मिलेगा। मतलब इधर सारे के सारे अवयवों का संबंध होगा, इधर केवल किसका नहीं होगा, 1 का। जब 1 का संबंध नहीं है, हम क्या कहते हैं कि एक ऐसा संबंध जिसमें इधर वाले के प्रत्येक अवयव का इधर कोई ना कोई संबंध हो, तभी हम फलन कहेंगे। अगर एक भी अवयव इसमें छूटेगा तो वो हमारा फलन नहीं कहलाएगा। तो इस एक की वजह से ये फलन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे कब फलन होगा कब नहीं होगा। देखो और देखो, मान लो मैंने कहा एफ जेड से जेड, और एफ एक्स बराबर दे दिया जाए हमें अंडर रूट एक्स, क्या ये फलन है। जेड मतलब पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस की भी होती है, प्लस की भी होती है, और जीरो भी होता है। ठीक, देखो ध्यान से, पूरे अंक होते हैं इसमें। तो जब हम इसमें लेंगे तो यहाँ 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3, ऊपर माइनस इनफाइनाइट से, इधर भी ऐसे ही बनेगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ध्यान से, अगर हम कह रहे हैं एफ जेड से जेड में परिभाषित है, तो जब हम इसमें 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे 1 मिलेगा। जब हम -1 रखेंगे तो एफ -1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट -1, और अंडर रूट में माइनस परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, तो -1 -2 -3 ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिनका इधर कोई भी संबंध नहीं बनेगा। जब कोई संबंध नहीं बनेगा तो ये फलन नहीं होगा, तो ये हमारा फलन नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमें चेक करना है कि फलन है या नहीं है। तो एक तो ये मेथड हो गया फलन चेक करने का। ठीक, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। आगे दूसरा मेथड देखते हैं कि हम कैसे फलन को और चेक करेंगे।
ठीक, तो नोट कर लिया होगा आप सबने। तो अगला मेथड है हमारा फलन चेक करने का, वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, हिंदी बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। देखो पहले समझ लेते हैं, फिर मैं लिख दूंगा क्या है ये, आप नोट कर लेना। मतलब ये है ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, रेखाएं खींचनी है जो कि ऊर्ध्वाधर होंगी, तो वो इस बाई अक्ष के समांतर चलेंगी। ठीक, कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाई अक्ष के समांतर किसी फलन के ग्राफ में हमें कोई ऐसी रेखा खींचना पॉसिबल हो, लिख ही लेते हैं, बाई अक्ष के समांतर यदि कोई ऐसी रेखा खींची जा सके जो कि फलन के ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटे। अगर एक से अधिक बिंदुओं पर काट जाएगी तो उस केस में हम कहेंगे कि ये फलन नहीं है, तो वह फलन नहीं होगा। और अगर केवल एक ही बिंदु पर काटेगी तो वो फलन होगा। देखो कैसे, मान लेता हूं कि ये कोई फलन है, ये किसी फलन का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का। और हमें पूछा जा रहा है कि ये ग्राफ, मतलब ये जो फलन है वो, ये जो संबंध है वो फलन है कि नहीं है। ठीक है, संबंध तो है, फलन है कि नहीं है ये देखते हैं। तो अगर हम कोई भी लाइन, जैसे हमने एक लाइन खींची और ये कितनी जगह पर काट गई, 1 और 2, अगर ये 2 जगह पर कट कर रही है तो हम कहेंगे कि ये फलन नहीं है। ठीक है, फलन नहीं है का मतलब जब हमें कुछ न दिया जाए कि फलन कहां से कहां परिभाषित है, तो हम ये मान के चलेंगे कि फलन R से R में ही परिभाषित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब हमेशा लिखा जाए, जब ना लिखा जाए तो हम कह रहे हैं कि सारे जो फलन है वो वास्तविक मानी फलन है, और अगर वास्तविक मानी फलन है तो हम R से R लेके चलेंगे। तो R से R में ये फलन नहीं होगा, क्योंकि x का मान जब हम माइनस का रखेंगे तो इधर कुछ आएगा ही, जब कुछ मिलेगा ही नहीं, x का मान माइनस रखेंगे तो देखो, जैसे मान लो मैंने रख दिया -1, तो 22 कराओ -1, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का मान कभी माइनस का नहीं आता। तो ये हमारा फलन नहीं है। मान लो यहीं अगर ये दिया जाता कि x² बराबर, सॉरी y बराबर ले रहा हूं मैं √x। ठीक है, अगर मैं ये लूंगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फलन, इसका ग्राफ केवल एक ही जगह पर काट रहा है तो फलन है। ठीक, तो जब एक जगह पर काटेगा तो फलन होगा, जब एक जगह पर नहीं काटेगा तो फलन नहीं होगा। अब बात आती है कि इसके, ये देखो प्रांत से सहप्रांत में परिभाषित है। ठीक है, तो इसका प्रांत क्या होगा, 0 से बड़ा। ठीक, चलिए यहां पे देखो हो क्या रहा है कि एक ही के 2 मान आ जा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि एक ही के अगर 2 मान आ जाएंगे, एक इधर वाला अवयव उधर दो शादी कर रहा है, अगर 2 शादी करेगा तो फलन नहीं रहेगा। ठीक, तो इस तरह से वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो इसमें हमें ग्राफ बनाने आने चाहिए। आगे हम अगले लेक्चर्स आएंगे हमारे सारे, तो उसमें हम ग्राफ भी सीखेंगे, कैसे फलनों के ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये बात होगी हमारी कि किस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लो, पॉज कर लो। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें आपको ये पहचानना है कि कौन सा फलन है। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं कि x a b c d e है और y a p q r s t, और फलन जो भी हमारा संबंध है वो x से y में परिभाषित है। हमें बताना है कि कौन सा फलन है, निम्न में से कौन से x, y में एक फलन है। ठीक है, एक फलन नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, हम चेक करेंगे करके कौन कौन से। देखो हमने क्या पढ़ा है कि इधर वाले a से b में अगर परिभाषित है तो a के प्रत्येक अवयव का b में एक और केवल एक संबंध होगा, तो हमारे जो संबंध होंगे वो फलन बन जाएंगे, नहीं तो वो फलन नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं किन किन में है। जैसे यहाँ पे देखो a का r से एक संबंध, b का s से, d का t से, e का q से, और c का q से। अब देखो ऐसे देख लो, अगर नहीं समझ में आता, a b c d e, और इधर क्या है r s t q और
क्यू पी क्यू आर एस पी और एस में पी क्यू आर एस टी सब आ गए। तो ए का संबंध किससे? आर से, बी का एस से, सी का क्यू से, डी का टी से और ई का किससे है? वापस से क्यू से। अब देखो ए का आर से, बी का आर से, डी का टी से। अब इसमें क्या है? ए बी सी डी ई। तो जितने भी अवयव हमारे ए बी सी डी ई हैं उन सब के ए बी सी डी ई पांचों के संबंध है और एक एक है। तो ये हमारा संबंध क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। इस तरह से चेक करना है। देखो यहां देखो, दूसरे को देखते हैं। ए का आर से, बी का पी से, सी का टी से, डी का क्यू से। लेकिन इसमें कौन नहीं है? ई है ही नहीं, ई का कोई संबंध नहीं बना उधर, तो ये संबंध फलन नहीं कहलाएगा। इसको देखते हैं। ए का पी से, बी का टी से, सी का आर से, डी का एस से, ई का क्यू से। क्या सबके हैं? सबके संबंध है। हमें इन क्रमिक युग्मों में जब पहचानने की बात आए तो ऐसे पहचानो कि अगर कहीं कोई छूटेगा तो वो संबंध फलन है ही नहीं, और अगर नहीं छूट रहा है तो जितने भी इसमें क्रमिक युग्म हैं तो किसी भी दो या दो से अधिक क्रमिक युग्मों के पहले पहले घटक समान नहीं होने चाहिए। तो समान नहीं होंगे तो वो संबंध फलन नहीं कहलाएगा। ठीक, देखो समान होंगे तो ये फलन नहीं कहलाएगा। तो ए से पी है, बी से टी है, सी से आर है, डी से एस है। तो ए का, बी का, सी का, डी का, ई का सबके संबंध है, तो ये हमारा फलन है। डी को देखते हैं। ए का आर से, बी का आर से, सी का आर से, डी का आर से, ई का आर से। तो सबके संबंध हम कह रहे हैं पहले पहले समान नहीं होने चाहिए, दूसरे दूसरे सारे समान बन रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी हमारा संबंध फलन है। ठीक, एक चीज उसमें और आती है कि हमें अगर ए और बी के अवयवों की संख्या दे दी जाए और कुल फलनों की संख्या पूछी जाए कितने बनेंगे, तो देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई हमें समुच्चय दिया है ए और ए में है अवयवों की संख्या n और b में जो अवयव है वो है m और जो फलन है हमारा वो a से b में परिभाषित है। अगर कोई फलन a से b में परिभाषित है तो कुल फलनों की संख्या, तो कुल फलनों की संख्या जो आएगी वो होती है हमारी m की पावर n। हमें ये ध्यान रखना है कि जो बाद वाले में है, ये m n में कंफ्यूजन हो तो जो बाद वाला है उसको नीचे लिखना है और जो पहले वाला है उसको घात में लगा देना। ठीक है, मान लेते हैं कि a में हमें दिया है a, b, c और b में हमें दिया है p, q। तो इसमें कितने अवयव हैं? 3 और इसमें है 2। तो कुल फलन कितने बनेंगे? कुल फलन बनेंगे हमारे 2 की घात 3 और वो हो जाएंगे 8। इस तरह से निकालेंगे फलनों की संख्या। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, आगे देखते हैं। हाँ, तो नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं हम कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान कैसे निकालेंगे, फलन का मान और क्या होता है। मान लो जैसे हमें कोई फंक्शन दिया गया है f(x) और f(x) बराबर कुछ दे दिया, मान लो x² + 1। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि हम x का कोई भी मान यहां रखेंगे तो जो भी मान हमारा, मान लो हमने कहा कि x बराबर a पर f(x) का मान क्या होगा? fa। क्या होगा fa? तो x बराबर a पर फलन का मान होगा fa और उसी को हम कहेंगे फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहेंगे। तो ये है fa बराबर निकालेंगे। तो fa कैसे निकालते हैं? हम जहां जहां x आया है वहां क्या रखेंगे? a। तो जब a रख रहे हैं तो इसमें जहां जहां x आएगा वहां पे हमें क्या पुट करना है? a और उसी को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये आ जाएगा a² + 1। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना। जहां भी x आया है और जिस चीज की हमें वैल्यू निकालनी है वो वहां पुट करो, वही हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखो जरा, मान लो अगर ऐसे दे दिया जाता sin x निकालो तो हम क्या लिखते इसे कि sin² x + 1। अब जहां x आया वहां क्या रख दिया? sin x रख दिया। मान लो हमें कह दिया जाता कि mod sin x - cos x का मान बताओ, तो अब हम जहां जहां x आया वहां क्या रख देंगे? mod sin x - cos x का होल स्क्वायर + 1। तो ये मान आ जाएगा। तो कुछ भी हमें पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन में तो हम उस जगह पे x की जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे भी मान पूछा जा रहा है वो वहां पुट कर देंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। ठीक,
चाहे कितना भी बड़े से बड़ा आ जाए, मान लो ये कह दे एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें एफ एक्स के अंदर फिर से एफ एक्स रखना है, और एफ एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन का मान निकालना है, तो फिर से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हुआ चलता हूं, पहले सिंपल करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने, देखते हैं एक करके क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लो कि हमें दिया है एफ एन से एन और एफ एक्स इक्वल टू दे दिया अंडरूट एक्स, और हमें वैल्यू पूछी है कि एफ 100 अपॉन एफ 49 प्लस एफ 64 का क्या मान होगा ये बताना है। ठीक है, तो इस मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स आया है वहां हमें 100 पुट करना है, तो पुट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा एफ 100 रखेंगे तो एक्स का मान हमें रखना है 100। जब हम एफ 49 निकालेंगे तो हम एक्स का मान क्या रखना है 49, प्लस 64 निकालेंगे तो यहां 64 रख दो, और 100 का वर्गमूल होता है 100 का स्क्वायर रूट 10/7 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 10/15, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3, ये कट जाएगा 5 से 2 बार और ये 3 बार। इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू के की पावर एक्स, और हमें पूछा गया है कि एफ बाई की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, और 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 4f बाई होगी, ऑप्शन बी है हमारे पास कि 8f बाई होगी, ऑप्शन सी है f4 बाई होगी, और ऑप्शन डी है f8 बाई होगी। तो क्या वैल्यू होगी इससे। ठीक है, हमें दोबारा से लौट के फिर से उसे फलन के रूप में लिखना है, तो निकालते हैं। तो f/4 निकालना है, तो ये आ जाएगा k की पावर x, और तो x ये पे क्या पुट करना है हमें बाई, तो k की पावर बाई अपॉन की पावर 4, सॉरी k की पावर बाई की पावर 4। तो जब हमारे पावर के ऊपर पावर आती है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आ जाएगा k की पावर 4 बाई, और अगर k की पावर 4 बाई है तो जहां x था अब वहां क्या आ गया है 4 बाई, तो जहां एफ एक्स है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं f4 बाई। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी सही। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, देखो। चलिए, मान लो हमें कोई क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और हमें मान निकालना है, तो एफ ए प्लस बी बट्टे 1 प्लस ए बी की वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शन भी दिए हैं हमें। ऑप्शन ए है हमारा एफ ए माइनस एफ बी, ऑप्शन बी है एफ ए प्लस एफ बी, और ऑप्शन सी है एफ ए इंटू एफ बी, और ऑप्शन डी है एफ ए अपॉन एफ बी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये ले लिया हमने, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और वैल्यू पूछी है लॉग ए प्लस बी बट्टे 1 प्लस ए बी की, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये 4। अब इनमें से जब भी हमारा आंसर आएगा उसको वापस रिवर्स करके हमें इसी फॉर्म में लिखना है, एफ एक्स के फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे इसे, तो वैल्यू निकालेंगे हम एफ ए प्लस बी बट्टे 1 प्लस ए बी की, तो जहां जहां x है वहां वहां हमें पूरी वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो ये आ जाएगा log 1 प्लस ए प्लस बी बट्टे 1 प्लस ए बी, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी बट्टे 1 प्लस
ये भी हमने वैल्यू पुट कर दी, और जैसे ही वैल्यू पुट की अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए बी से 1 प्लस ए बी कट जाएगा आगे, तो पहले से ही काट के चलते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी, और ये आ जाएगा 1 प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो अभी तो कुछ फॉर्म बन ही नहीं रहा है, जैसा ये रखा है वैसा, ना तो इसमें कॉमन आ रहा है ना ही कोई ऐसी फॉर्म बन के आ रही। तो इसको कैसे आगे करेंगे देखो जरा, लॉग, अब इन दोनों को देखो, अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो इनमें से बी कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। तो 1 प्लस ए और उसमें से बी कॉमन लूंगा जैसे ही, तो वहां भी क्या बचेगा 1 प्लस ए। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख लें और इसमें से माइनस बी कॉमन लें तो यहां भी 1 माइनस ए बचेगा, तो 1 माइनस ए और कॉमन ले लिया माइनस बी, तो ये बचा 1 माइनस ए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग 1 प्लस ए कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस बी और नीचे बचेगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। ठीक, अब देखो ये इंटू के रूप में लिखा है, तो ये एक और ये भी एक, तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे हम, लॉग 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, लॉग ए इंटू बी के जैसा है ये, तो इसे लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये वैसा का वैसे ही बन गया जैसा कि हमें ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया वैसे ही बन गया है। तो ये हमारा एफ एक्स का मान है, तो ये एफ ए का मान हो जाएगा, ये एफ बी का मान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एफ ए प्लस एफ बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं साफ कर दे रहा हूं, आगे देखते हैं। धीरे धीरे फील आ रहा होगा कि हमारे फलन के मान पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करने हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन फर्दर। अगर हमें एफ एक्स इक्वल टू दिया है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो हमें वैल्यू निकालनी है एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चाहो तो लिख लो, नहीं लिखने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे अपने आप ऑप्शन दिखाई देगा। वैसे तो ऑप्शन दिए इसमें 2f(x) प्लस एफ वाई, और ऑप्शन बी है 2f(x) माइनस एफ वाई, और ऑप्शन सी दिया है हमें 2f(x) इंटू एफ वाई, और ऑप्शन डी है 2f(x) अपॉन, अब ये तो पक्का है कि 2 तो आएगा ही आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें वही मान निकालना है इसका, एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई। तो इसका मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जहां x है वहां ये वैल्यू पुट करनी, जहां x है वहां ये वैल्यू पुट करनी। तो करते हैं पहले x प्लस वाई का मान निकालते हैं, ए की पावर x प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो ये वाला पार्ट हुआ ये, फिर इस पार्ट को निकालेंगे तो अब ये रखेंगे जहां जहां x आया है, तो प्लस ए की पावर x माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, तो दोनों तरफ 2 2 है तो नीचे 2 ही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए की पावर x इंटू ए की पावर वाई। अगर योग होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो। ऐसे अगर ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 होता है तो ये होता है ए की पावर 5, ए की पावर 6 नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़ जाती है, तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई। इसको लिखेंगे ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स और इंटू ए की पावर प्लस के वाई। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ए की पावर एक्स यहां है, ए की पावर एक्स यहां है, तो ए की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई। अब इधर देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो प्लस ए की पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो फिर से हमारे पास क्या बचेगा, ए की पावर माइनस वाई प्लस ए की पावर वाई अपॉन 2। अब ये कॉमन आ रहा है दोनों में से,
तो ये बचेगा ए की पावर बाई प्लस ए की पावर माइनस बाई, और ये बचेगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, ये वैसे ही बन गया जैसे ये था, लेकिन इसमें नीचे 2 है और इसमें नीचे एक ही 2 है, तो हम क्या करते हैं, 1 2 ये है ही, 1 और 2 का गुणा कर लेंगे और 1 का ही भाग दे देंगे। 2 का गुणा किया, 2 का ही भाग दे दिए। तो अब ये वाला वैल्यू क्या हो गया, एक एफ बाई बन गया, और ये वाली वैल्यू क्या बन गई, एफ एक्स और इंटू 2, तो ये आ गया 2 एफ एक्स इंटू एफ बाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। जो भी क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पहले पॉज करके आप खुद से करिए। खुद से करने के बाद अगर आ जाता है तो आप मैच कराइए, नहीं आता है तो आप उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो ही आपको फील आएगा अच्छे से कि हाँ आप सीख रहे हो कुछ, नहीं तो क्या है, मैं तो करता ही जा रहा हूँ और मुझे तो सब आते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए, तो आप प्रैक्टिस करिए, और मैं ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि जितने आप क्वेश्चन ज्यादा कर लोगे उतने ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथ है, प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि cos, वो एफ एक्स बराबर दिया है cos log x, और हमें वैल्यू पूछी है कि एफ एक्स इंटू एफ बाई माइनस 1/2 एफ एक्स अपॉन बाई और इंटू एफ एक्स बाई का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिए हैं हमें, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है 0। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से क्या मान आएगा, इसका सॉल्व करते हैं। अभी आ ही जाएगा अपने आप। तो इसको मैं लिख देता हूं सीधा सीधा। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स को cos log x, एफ बाई को क्या लिखेंगे, cos log बाई, और अब -1/2। अब यहां x यहाँ पे क्या आया है, x/बाई आया है, तो यहां पे x/बाई लिख देंगे। ये आ जाएगा cos log x/बाई, और इनटू में है cos log x इंटू बाई। ठीक है, ये 1/2 का दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो cos log x इंटू cos log बाई रहेगा। इसमें तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, लेकिन यहां हम जानते हैं कि log a/b बराबर होता है, log a/b बराबर होता है log a माइनस log b, और log a इंटू b बराबर होता है log a प्लस log b। ऐसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखते हैं, लो चलिए। तो -1/2 ये आ जाएगा cos log x माइनस log y, और ये आ जाएगा cos log x प्लस log y। अब देखो इन दोनों को देखो तो ये log a माइनस बी और a प्लस बी के जैसे हैं। ठीक है, तो ये cos a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे इसमें। तो cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस बी बराबर क्या होता है, cos a माइनस बी बराबर होता है cos a cos b प्लस cos वो साइन a साइन b। इसको देखो, ये लिखा है cos a प्लस बी, सॉरी cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, और cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। 2 cos a cos b का फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos log x इंटू cos log y माइनस 1/2 इंटू 2 cos log x इंटू cos log y। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इससे चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्वेश्चन ही करने हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है हमारे पास।
चलिए आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फील आना चाहिए बस। यहाँ अब फलन के मान पे कोई सवाल आएगा तो कुछ भी 3-5 करके उसको सॉल्व तो करने बैठना ही बैठना है। ऐसा नहीं है कि बिना करे ही हम जवाब दे जाए कि नहीं हमसे नहीं होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक, और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, और साथ में ही दिया है हमें तथा g 5/4 का मान है 1। तो हमें बताना है कि g ऑफ एफ एक्स कितना होगा, ठीक। ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन ए है 2 होगा, ऑप्शन बी है 1 होगा, ऑप्शन सी है 0 होगा, ऑप्शन डी है -1 होगा। तो देखते हैं कि क्या होगा, ठीक। तो ये तो पक्का है कि इसको सॉल्व करके कहीं ना कहीं ये मिलने वाला है। अब ये कितना मिलेगा, इसका 2 गुना मिलेगा या 1 गुना मिलेगा, वो हम देखते हैं कि कितना मिलने वाला है। तो एफ एक्स बराबर जो दिया है इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये दिख रहा है कि ये साइन ए प्लस बी है, वो कॉस ए प्लस बी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इन्हीं को सॉल्व करना है कि साइन ए प्लस बी साइन कॉस ए प्लस बी, इनके फॉर्मूले लगाएंगे, जो भी आएगा उसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, एक बार खुद करके देखो पहले, उसके बाद वीडियो देखना। चलिए तो ये आ जाएगा साइन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा 1/2 साइन एक्स, और ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट 3/2 कॉस एक्स। ये आ गई हमारी कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू और ये आ गई साइन पाई बाई 3 की वैल्यू का स्क्वायर, प्लस कॉस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स और इसकी वैल्यू है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और वो अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। इसका अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की x/4 प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई इंटू 2, तो 2 अंडर रूट 3/4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट 3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये पहले से रखा ही हुआ था, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर इसको काटेंगे इससे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये अंडर रूट 3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इससे ये चला जाएगा। अब जो बचा उसको सॉल्व करो, देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, इनको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 1 5 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 4 प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 4। देखो 4 है, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 5/4 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5/4। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 5/4 और हमें वैल्यू पूछिए जी ऑफ एफ एक्स की, तो हमें वैल्यू पूछिए जी ऑफ 5/4 की, और जी ऑफ 5/4 की वैल्यू क्या दी गई है 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। इस तरह से क्वेश्चन करना है ऐसा, ठीक। तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो, वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं तब तक, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अगर इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें फलन हमारा पीस वाइज डिफाइन है, तो ऐसे फलनों में कैसे मान निकालेंगे। देखो ये फलन है जब 0 से 1 के बीच में x का मान होगा तो ये वाला फलन लेना है,
और जब 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 4 से छोटा होगा तो ये वाला फलन लेना है। हमें पूछा है f 1/2 का मान। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जब x बराबर 1/2 होगा तो हम fx क्या लें, fx ये वाला रखें कि ये वाला रखें। तो इस केस में हमें क्या देखना है कि x का मान क्या है, x का मान है 1/2, 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में, तो ये वाला फलन लेंगे तो fx बराबर क्या रखना है 4x + 3, और जैसे ही हमें फलन मिल जाएगा फिर तो आसान है काम हमारा, 1/2 तो 4 × 1/2 + 3 इससे कट जाएगा 2 बार और ये आ जाएगी वैल्यू 5। अगर f2 का मान निकालना है तो x बराबर 2 है तो fx क्या लेंगे, तो हम fx लेंगे 6 - 2x, और अगर 6 - 2x fx लेंगे, क्यों लिया भैया, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आया है, दोनों के बीच में आया तो वैल्यू रख दो, f2 निकालना है तो f2 निकालेंगे 6 - 2 × 2 तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं एक डिफरेंट टाइप का, कि कभी कभी हमें क्वेश्चन देके fx पूछ लिया जाता है कि वैल्यू ऑफ fx क्या होगी। ठीक, जैसे मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे दिया कि fx² + 1 है 3x - 1, तो fx क्या होगा। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कैसे निकालेंगे fx। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पे जो भी चीज है, अगर ये सिर्फ x होता तो हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो मान आ जाता है, लेकिन यही कुछ और दे दिया। अगर यही कुछ और दे दिया तो सबसे पहला काम इसी को हटाना है। इसको हटाने के लिए मान लेते हैं कि माना x² + 1 y, तो अब ये f/y बन जाएगा। अगर ये f/y बन जाएगा तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वहां x y की जब x रखेंगे तो fx आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ x है तो सब x का मान चाहिए, मैं तो x का मान निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, x² = आएगा y - 1, तो x √y - 1। अब जहां जहां x है वहां इसमें ये पुट कर देंगे, और जहां x² + 1 आएगा वहां y, तो ये हमारा f/y की वैल्यू बन जाएगी 3 √y - 1। ठीक है, तो fx क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा 3 √x - 1 - 1। अब जहां जहां y था वहां क्या रख दिया हमने, x रख दिया, तो ये fx आ गया। मान लो एक और क्वेश्चन ले लिया हमने कि ऐसा ये क्वेश्चन दे दिया हमें कि fx² + 1/x दे दिया x² + 1/x², तो हमें निकालना है कि fx क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आप ध्यान से देखो तो हम इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम x + 1/x का होल स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा x² + 1/x² + 2x × 1/x, इससे ये कट हो जाएगा तो x² + 1/x² + 2 बचा। तो अगर इसमें 2 और होता तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाता, तो जहां ये आया है वैसे इधर मिल जाता, और सीधा सीधा हम इसके x रखते तो उसके ये भी x रख देते। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम इसे, fx + 1/x = x² + 1/x², इसमें 2 जोड़ दिया और 2 ही घटा दिया। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा fx + 1/x = x + 1/x का होल स्क्वायर - 2। अब ये अगर x मान लो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये आ जाएगा fx = x² - 2। तो इस तरह से हम fx की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे उसके बाद वीडियो को यहीं खत्म करना है। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लो, मैं नोट कर ले रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है। हमें दिया गया है कि fx + y और x - y की वैल्यू दी है x × y, और हमें निकालना है fx, y, x का समांतर माध्य। समांतर माध्य आपने पढ़ा होगा, अगर दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो मान लो वो संख्या a, b है तो वो हो जाता है a + b/2। तो हमें निकालना ये है कि fx, y + fy, x/2 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि हमें x, y की वैल्यू तो मिले, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम इसको और इसको, जैसे भी fx निकाला था वैसे ही इसको बदलेंगे। तो इनको मानने के लिए क्या माने, तो कुछ और मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना x + y = a और x - y = b। ठीक है, और इनसे x और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, सॉरी घटा, जोड़ ही देते हैं, जोड़ने बाई कट जाएगा, जोड़ने
पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x, 2x बराबर आ जाएगा a प्लस बी, तो x इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। अगर x की वैल्यू इनमें से किसी में भी रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a प्लस बी अपॉन 2 प्लस y इक्वल टू a दिया है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2a माइनस बी बट्टे 2, तो a माइनस बी बट्टे 2। तो अब x और y की वैल्यू मिल आ गई हमारे पास। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि जो f इसकी वैल्यू क्या आई, a प्लस बी बट्टे 2, तो यहां x प्लस वाई हमने क्या माना है a, तो f a कॉमा b, और इसका मान आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी बट्टे 2 इंटू a माइनस बी बट्टे 2। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अगर हमें एफ बी कॉमा ए की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे तो एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे ही एफ वाई कॉमा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, देखो अब आगे कौन है, यहां आगे एक्स था तो आगे एक्स लिखा है, यहां आगे वाई है तो आगे क्या लिखेंगे वाई, तो आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब इन दोनों का समांतर माध्य पूछा है, संख्याएं हैं, समांतर माध्य निकाल सकते हैं, तो समांतर माध्य क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 बट्टे 2। दो ही संख्या है हमारे पास, और जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो 0 बट्टे 2 और आंसर आ जाएगा क्या 0। इस तरह अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इनको कुछ ना कुछ मानना है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे फलन के मान की। तो आज हमने इस पूरी वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि इस फलन क्या होता है, और डोमेन, प्रांत, परिसर, मतलब डोमेन मतलब प्रांत, परिसर और सहप्रांत पढ़ लिए, और हमने फलन का मान निकालना सीख लिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम और एक रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं, कई सारी पावर्स वाली समीकरण आ जाएंगी, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे, और ये हम इसलिए सीखेंगे कि प्रांत अभी हमने बेसिक सीखा प्रांत का, इससे आगे हम प्रांत की एक लंबी सीरीज पढ़ने वाले हैं कि कोई भी फलन आ जाएगा, कितना भी टफ से टफ फलन आ जाएगा, उसका हम प्रांत कैसे फाइंड करेंगे, परिसर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें असमीकरण आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप यहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हो इस चैनल पे आके, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो बताइए हमें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।